अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं परम्यूटेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परम्यूटेशन होता क्या है। परम्यूटेशन जो होता है वो किसी भी चीज़ की कितने तरीक़ों से वो अरेंज हो सकती है चीज़ें, उसको परम्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और नंबर ऑफ़ वेज एनीथिंग कैन बी अरेंज, मतलब कितने तरीक़ों से हम किसी चीज़ को अरेंज कर सकते हैं, उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे मैंने एक रेड मार्कर लिया है, एक ग्रीन, एक ब्लू, और मैंने आपसे अगर पूछूं कि हम कितनी तरीक़ों से इन मार्कर्स को अरेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ केसेस बनाए कि पहले मैंने रेड मार्कर को लिया, फिर ब्लू एंड देन ग्रीन। उसी तरह मैंने रेड को वहीं रखा, ब्लू और ग्रीन को आपस में शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने ब्लू को पहले रखा, रेड और ग्रीन लिया, और फिर वही ब्लू को मैंने पहले रख के ग्रीन और रेड को आपस में शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने ग्रीन पहले लिया और रेड और ब्लू को लिया। फिर उसके बाद मैंने ब्लू और रेड को आपस में शिफ्ट कर दिया। तो ये कितने तरीके हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 तरीक़ों से हमने किसी चीज़ को अरेंज करा। इसको कहते हैं परम्यूटेशन। मगर अब जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरे पास 2 कलर थे, मैंने उनको अरेंज करने के लिए, पहले जब मैं अरेंज करूँगा किसी चीज़ को भी, अरेंज से मुराद ये है उस कलर को चूज़ करना और उनको अरेंज करना आपस में। ये 2 चीज़ें परम्यूटेशन के अंदर काउंट होती हैं। तो अगर मेरे पास 2 कलर हैं तो उनको अरेंज करने के लिए जब मैं पहला कलर उठाऊँगा तो मेरे पास 2 चॉइसेस होंगी कि मेरे पास 2 मार्कर है, तो मेरे पास मैं कोई से भी इन 2 में से कोई सा भी उठा सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ रखा। फिर जो मेरे पास दूसरे कलर उठाऊंगा तो इसमें मेरे पास आखिरी ही बचेगा, एक ही बचेगा, तो फिर मैं एक कलर ही उठा सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास जो अरेंजमेंट, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट पता चलती है वो 2 × 1। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाती है अरेंजमेंट, जैसे यहाँ 2i। उसी तरीके से अगर हमारे पास 3 कलर होंगे तो हम, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल करके दिखाई थी, उसी तरह यहाँ पे नीचे जब पहला हम कलर चूज़ करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे। जब मैं एक कलर चूज़ कर लूँगा उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे कि मैं कौन सा कलर चूज़ करूँ। फिर लास्ट ऑप्शन है मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वेस आ जाते हैं। उसी तरह 4 के साथ हम करेंगे तो पहले में 4 ऑप्शन, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देन सेम विथ 5, सेम विथ 6 एंड सेम विथ 7। अब इनमें एक चीज़ आप ज़रा कॉमन देखें कि 2 × 2 1 2 होता है, 3 × 2 6 होता है, 4 × 3 × 2 क्या नाम है 24 होता है। तो इन चीज़ों में हो क्या रहा है, अगर आप देखें 2 × 1, फिर 3 2 1, फिर 4 3 2 1। अगर आप देखें मैंने आपको फैक्टोरियल पढ़ाया था कि उस नंबर से लेके और उससे पहले जितने नंबर हैं उन सब की मल्टीप्लिकेशन को फैक्टोरियल कहते हैं। तो आप नोटिस करें तो यहाँ पे सारे फैक्टोरियल ही बन रहे हैं। ये 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल एंड 7 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई चीज़ हो, नंबर ऑफ़ थिंग्स हो, उसको हमें अरेंज करना है, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, विदाउट एनी कंडीशन। मतलब उसने अगर कोई कंडीशन नहीं रखी हुई और वो बोल दे कि इसको अरेंज करो, तो हमारे पास तरीका ये होता है कि जितनी चीज़ें होती हैं हम उसका फैक्टोरियल ले लें। जैसे यहाँ 7 कलर्स थे तो हमने 7 फैक्टोरियल लिया, 6 कलर थे तो 6 फैक्टोरियल लिया। उस बेस पे हमने एक फार्मूला बनाया, n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू n(n−1), जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मतलब अगर किसी चीज़ का आपको नंबर ऑफ़ वेज निकालने हो तो आप जितने नंबर ऑफ़ थिंग्स हैं उनका फैक्टोरियल ले लें तो आपको नंबर ऑफ़ वेज पता चले जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये तब वैलिड है जब कोई कंडीशन नहीं हो, तब वैलिड है। अब हम मूव करते हैं आगे। तो अब आ जाएं हम एन पी आर होता क्या है? एन पी आर देखें, अब यहाँ तो हम सिंपल 3 कलर्स से तो हमने बना लिए, ऐसे कि हमने 6 केसेस बना लिए कि इसको इसके साथ कर दो उसको। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई, मैं बोल दूँ मेरे पास 100 कलर हैं, बताओ कितने 100 को कैसे अरेंज करोगे?
आप कंफ्यूज हो, आप जाहिर सी बात है बोलोगे मैं कितने तरीके बनाऊँ। आप इट्स नॉट ईजी फॉर ह्यूमन ना कि आप इतने सारे तरीके बनाएं, 100 कलर्स के तरीके बनाएं। तो जब ही इस वजह से हमारे पास इंट्रोड्यूस करा गया ये फार्मूला NPR। इसमें जो n होता है वो नंबर ऑफ अवेलेबल लेटर्स या आप थिंग्स बोल दो जो भी हैं, और p जो होता है वो परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, और r होता है जितनी चीज़ों को आपने अरेंज करना है उसको r कहते हैं। तो जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया था कि मैं 3 कलर को अरेंज कर रहा था, मैंने 3 फैक्टोरियल करा, उसी तरह बिल्कुल हम यहाँ पे 3p2 कर सकते थे, 6 आया था। अच्छा एक चीज़ इसके अंदर आप ये देखिएगा कि n जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू r होगा। क्यों होगा? क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ़ अवेलेबल लेटर्स या थिंग्स, जितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें से आपको चॉइसेस करनी है, जिसमें से आपको अरेंज करनी है चीज़ें, वो n को रिप्रेजेंट करता है। r जितनी चीज़ें आप अरेंज करेंगे उसमें से, यानी मैं अगर बोलूँ मेरे पास 5 कलर पेंसिल्स हैं और उसको उसमें से आपने 3 को अरेंज करना है, तो जो 5 होगा वो n को रिप्रेजेंट करेगा और जिसको अरेंज करना है 3 वो r को रिप्रेजेंट करेगा। तो n इस वजह से ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला है NPR को अगर फैक्टोरियल में हमें लिखना है, जाहिर सी बात है NPR को 3p2 हमें तो 3p2 है ना, आगे कोई मैं डाल दूँ 8p6, तो आप बोलोगे भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे क्या पता। तो विदाउट कैलकुलेटर अगर हमें सॉल्व करना होता है तो हम NPR को कन्वर्ट करते हैं फैक्टोरियल में, ताकि हम, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि फैक्टोरियल से हम आंसर निकालते थे, ताकि हम फैक्टोरियल से हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। अब NPR जो होता है वो बराबर होते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये आपको मैं आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मूला है, लेकिन आप ये याद रख लें कि NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल। यानी अगर मैं आपको बोलूँ कि 3p2 है तो 3p2 का मतलब होगा 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, जो कि होता है 1। तो बचेगा 3 फैक्टोरियल। ही 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर हमारे पास ऐसे ही हमारे पास 6 आ जाता है। सही है, ये मैं आपको बताया हुआ भी है इन फैक्टोरियल। उसी तरह NPN जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है। कैसे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये चीज़ें, ये तो दो चीज़ें हैं ना, ये आप याद कर लें क्योंकि क्वेश्चंस पे बहुत इस्तेमाल होगी। NPR n फैक्टोरियल होता है, NP1 n होता है। वैसे आपको मैं एक ऐसी बता सकता हूँ कि NPN, फ़र्ज़ करें मेरे पास 5 चीज़ें हैं और मैं बोलूँ कि मुझे 5 चीज़ों को अरेंज कर दो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरे पास अगर 7 कलर्स हों और मुझे सातों को अरेंज करना हो तो मैं सिंपल से उसका फैक्टोरियल ले लूँ। तो उसी तरह अगर मेरे पास n चीज़ें होंगी, p का मतलब आप हमेशा यहाँ पे अरेंज समझें। मैं अगर इसको इस हिसाब से भी आप बोलें, अगर आपको समझना हो ना तो आप इसको ये बोला करें, 3p2 को उर्दू फॉर्म में आप ये बोला करें 3 में से 2 आ जाओ और अरेंज हो जाओ। इससे आपके लिए बहुत आसानी होगी। 3p2 का मतलब क्या है? 3 में से 2 आओ और आपस में अरेंज हो जाओ। तो NPN यानी जितने भी आपके पास लेटर्स या थिंग्स होंगे उनमें से सब आ जाओ और सब अरेंज हो जाओ, तो वो n का फैक्टोरियल होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ। अब उसी तरह NP1, अब कोई भी चीज़ मैं बोली, मेरे पास 6 चीज़ें हैं, उसमें एक चीज़ को अरेंज करना है। एक चीज़ को आप कैसे अरेंज करोगे? एक ही तरीका होगा ना कि एक बार मैं ले लूँ उसको बस। तो इस वजह से, सॉरी, उस NP1 का मतलब ये होता है कि मेरे पास अगर 5 चीज़ें हैं तो उसको मैं, उनमें से मुझे किसी एक को अरेंज करना होगा। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अरेंज मतलब चूज़ करके अरेंज करना है 5 चीज़ों में से किसी एक को। तो 5 में से मेरे पास पाँचों ऑप्शन होंगे ना कि मैं 5 में से कोई भी ले लूँ। अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और पिंक मार्कर हैं और मैं बोलूँ कि मुझे कोई भी एक मार्कर को अरेंज करना है, तो मैं उन 5 में से कोई भी अरेंज कर सकता हूँ। यानी मेरे पास 5 के 5 ऑप्शंस हैं। तो जब भी यहाँ पे NP1 का मतलब n होता है। अब उसी तरह कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो बोलेगा अरेंज करो 4 आउट ऑफ 7, मतलब 7 हमारे पास यहाँ n है, 4 हमारे पास यहाँ r है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ 7p4 करना है, NPR का फॉर्मूला लगाना है, उसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 7p4 क्या होगा?
7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 4 क्या होता है 3 फैक्टोरियल। अब मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं कि जितना डिनोमिनेटर में बड़ा फैक्टोरियल होता है उतने तक ऊपर वाले को खोलते हैं, यानी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल होगा। 3 फैक्टोरियल कट जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा। इनको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको अगर चाहो तो इसके बजाय आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 7 चीज़ों में से अगर मैं पहली चीज़ चूज़ करूँगा तो मेरे पास 7 ऑप्शंस होंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है any 1 of 7। फिर मैंने वो चीज़ चूज़ कर लिया, मेरे पास 6 ऑप्शन बचे। अब मैं दूसरी चूज़ करूँगा तो मेरे पास 6 ऑप्शंस होंगे, तो 6। फिर अब वो 2 भी हो गए। अब मेरे पास 7 में से 2 हटा दो, 5 बचे। अब मैं तीसरी चीज़ जब चूज़ करूँगा तो मेरे पास 5 ऑप्शन होंगे, तो मैं 3 चीज़ें और हटा लेता हूँ। अब मेरे पास कितने बच गए टोटल चीज़ें? 4। 4 में से अब मुझे एक और चूज़ करना है, यानी चौथा ऑप्शन। तो मेरे पास 4 ऑप्शन ही होंगे, तो जब ही हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 840। तो आप इट्स ऑल अप टू यू कि आपको किस मेथड से करना है। वैसे मैं अगर कैलकुलेटर से आप कर रहे हो तो सबसे आसान तरीका ये है, आप सिंपल अपने आप से बात करो कि मेरे पास 7 चीज़ें हैं, मुझे 4 को अरेंज करना है, यानी 7 में से कोई से भी 4 आ जाओ और अरेंज हो जाओ, यानी 7p4 कैलकुलेटर में डालें और 840 आंसर आएगा। वो बोले कि नहीं आप वर्किंग करके दिखाओ, तो आप इस तरीके से कर लो, या तो आप फैक्टोरियल में ब्रेक करके कर लो। इट्स ऑल अप टू यू। अगला क्वेश्चन में आपको देगा 1 2 3 4 5 6, वो आपको नंबर दे देगा और आपको बोलेगा हाउ मैनी पॉजिटिव ऑड नंबर्स। इसमें पॉजिटिव ऑड नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद देखना। कैन बी अरेंज विदाउट रिपीटिंग। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रिपीटिंग और विदाउट रिपीटिंग में फ़र्क क्या होता है। अभी हम बात करते हैं विदाउट रिपीटिंग, यानी अगर मैं एक नंबर ले लूँ तो वो वापसी में दोबारा नंबर दूसरे ऑप्शन में उसको कंसिडर नहीं कर सकता, जैसे कि हम पहले यहाँ केसेस करते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका इसका ये होता है कि आप जितने भी, एक सेकेंड, इसके अंदर मैं शायद भूल गया, इसके अंदर 3 नंबर्स का बनाना था, तो ये क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया। हाउ मैनी पॉजिटिव 3 डिजिट ऑड नंबर होगा, यानी हमें इन 6 में से 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, 3 डिजिट बोले हैं तो आप 3 बॉक्सेस बनाएं। सबसे पहले सबसे इजी तरीका होता है किसी चीज़ को समझने का, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने का। अब आप ये बात याद रखें, ऑड नंबर बनता कैसे। जिस भी नंबर के एंड में 1, इन नंबर्स में से 1 3 या 5 आ जाएगा तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये पता है हमें कि हमें आखिरी नंबर जो भी होगा हमारे 3 डिजिट नंबर का, वो 1 3 या 5 में से होना चाहिए। सही है, इन तीनों में से किसी एक को आना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों में से किसी एक को यहाँ ले आएंगे, यानी 3p1 किसी एक को यहाँ ले आएंगे। एक यहाँ आ गया, उसने बोला था विदाउट रिपीटिंग, यानी एक अगर नंबर यहाँ आ गया तो पीछे कितने नंबर बचे, 6 नंबर थे, एक नंबर यहाँ आ जाएगा तो बचेंगे 5 नंबर। तो बाकी 2 जो डब्बे हैं उनमें से कोई से भी 2 आ जाओ। हमने 5p2 कर दिया और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास आंसर आया 60। 3p1 क्यों करा, कुछ कंफ्यूज होंगे बच्चे। 3p1 इस वजह से करा कि उसने ऑड नंबर बोला है, पॉजिटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हमेशा आखिरी डिजिट जो होता है वो ऑड होना चाहिए, यानी इनमें से ऑड क्या हो सकता है, 1 3 5। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं कि हम 3 में से कोई भी एक को ऑड यहाँ पे आखिरी नंबर पे डाल सकते हैं। तो हम उसकी, जैसे मैंने बोला था कि 3 में से कोई से भी एक नाम सुने आप और अरेंज करना हो तो 3p1 लगा दें, सिंपल 3p1 लगाया हमने। अब जो बाकी 2 नंबर बचे वो तो, उनमें तो हमारे पास 5 में से पाँचों ऑप्शन है ना कि हम 5 में से कोई से भी 2 नंबर डालें, तो हमने 5p2 कर दिया। ये तरीका था। या हम दूसरे तरीके से करते हैं, अगर हम NPR यूज़ नहीं करना चाह रहे तो हम क्या करेंगे, अब जो आखिरी नंबर है सेम वही चीज़ होगी कि हमारे पास 1 3 5 और नंबर तो डालना ही डालना है इन तीनों में से। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 3। तो हमने 3 लिख दिया यहाँ पे कि 3 ऑप्शन है हमारे पास। 4 का मतलब क्या होता है, अब हमारे पास बाकी जो 2 नंबर हम फिट करेंगे उसमें जब पहला नंबर हम फिट कर लेंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे। अगर एक नंबर यहाँ आ जाएगा
हमारे पास 5 ऑप्शन होंगे तो हम 5 लिख दिया। फिर अब दोनों नंबर हट गए तो अब हमारे पास कितने नंबर बचे, 4 नंबर बचे। तो दूसरा नंबर जब हम फिल कर लेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। तो इसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करा और हमारे पास आंसर आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप कि भाई यहाँ 3 है, यहाँ 3p1 है, समझ नहीं आया। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि n p1 क्या होता है n, तो यहाँ 3p1 क्या होगा 3। एक ही चीज़ हो रही है, बस वहाँ p यूज़ हो रहा है, यहाँ वो यूज़ हो रहा है। और 5p2 क्या होगा 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल ओवर 3 क्या फैक्टोरियल क्या होता है 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 5 × 4 ही बचेगा ना। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ भी तो वही हो रहा है। तो यानी दोनों चीज़ें हैं एक ही। मैं अदा आपको कहने में एडवाइस करूँगा कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें, इट्स मोर इजी दैन दिस वन। अब चलते हैं हम रिपीटिशन वाले केस पे कि रिपीटिशन वाले क्वेश्चन का कैसे होगा। अब आपको अगर मैं बोलूँ कि 2 डिजिट हैं, मेरे 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं मुझे, ये डिजिट्स मुझे दिए हैं। उसने बोला है कि मुझे 2 डिजिट नंबर बनाने हैं, उसने ये नहीं बोला ऑड बनाने इवन बनाने। तो उसका मतलब है आप कुछ भी रख सकते हो, सही है। तो हमें 2 डिजिट, तो हमने सबसे पहले जितने डिजिट नंबर बनाने होते हैं हम इतने बॉक्सेस बना लेते हैं, बना लिए हमने। अब पहले हमने सिंपल मेथड से करा। अब देखें इसके अंदर हम रिपीट कर सकते हैं, यानी अगर अब एक नंबर अगर मैं डाल दूं तो हमारे पास तब भी इतने ही ऑप्शंस होंगे जितने हमारे पास पहली चॉइस के लिए थे। यानी अगर मैं पहले डब्बे जब पहला नंबर फिल कर रहा हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शंस होंगे 3 4 5। इनमें से अगर एक भी आ जाए तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, यानी मेरे पास दोबारा 3 ऑप्शंस होंगे कि मैं तीनों में से कोई एक डाल दूँ। तो जब भी 3 ऑप्शन यहाँ 3 ऑप्शन यहाँ, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आया 9। और अगर मैं दूसरे मेथड से करूँ तो पहले डब्बे के लिए मेरे पास ऑप्शन होंगे 3 4 एंड 5, सही है। तीनों में से कोई सा भी एक आ जाओ 3p1। देखा मैंने कैसे बात करी, तीनों में से कोई सा भी एक आ जाओ और फिट हो जाए यहाँ, तो 3p1 कर दिया। और दूसरे ऑप्शन पे जब मैं दूसरे नंबर को फिल करने गया तब भी मेरे पास 3 ऑप्शन थे क्योंकि रिपीट कर सकता हूँ मैं। तो दोबारा मैंने क्या करा, तीनों में से कोई सा भी एक आ जाओ। 3p1 क्या होता है 3, 3p1 क्या होता है 3, 3 × 3 क्या होता है 9। अब इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आपको जितने भी नंबर फिल करने हो, यानी अगर आप 2 डिजिट नंबर बना रहे हो और अगर वो बोल दे विथ रेपिटेशन का केस है तो आप कुछ नहीं करो। आप जितने आपके पास टोटल नंबर थे, जैसे यहाँ 3 थे, तो आप उतने नंबर का उस नंबर का जितने आपने बनाने हैं नंबर, यानी 2 नंबर बनाने हैं उसका आप स्क्वायर ले लो। क्या होता है 3 का स्क्वायर 9। अगर मैं बोलूँ मुझे यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ यहाँ मुझे 3 नंबर बनाने हैं, फर्स्ट करो मैं बोलूँ 3 डिजिट नंबर बनाओ, मैं यहाँ दे दूँ आपको 4 ऑप्शन और 6 भी ऐड करा दूँ, तो आपने कुछ नहीं करना। आपके पास 4 ऑप्शन है, बोल्ड लिखा, कितने कहने में कितने नंबर बनाने 3 ना, तो 4 का क्यूब ले लो। 4 का क्यूब क्या होता है 64, यानी आपके पास 64 ऑप्शन होंगे। यानी सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास जितने टोटल नंबर हो, यानी इसको क्या कहेंगे हम एन कहेंगे ना, नंबर ऑफ अवेलेबल थिंग्स, और जितने नंबर ऑफ थिंग्स दैट शुड बी अरेंज, तो हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं एन कहेंगे। तो आप कुछ नहीं करो, एन की पावर में जितने को अरेंज करना है या जितने को बनाना है उसका पावर ले लो, खत्म। सिंपली यही काम होगा। आप देख लो यहाँ हमने 3 डिजिट को करना था, हमने 3 का स्क्वायर करें तब भी 9 आएगा, 3 × 3 करें तब भी 9 आएगा। तो इट्स ऑल अप टू यू। अगर ये आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही आप ऐसे कर लो, आप ऑप्शन बनाए कर लो, तो कोई मसला नहीं है। अब एक चीज़ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ट्री डायग्राम क्या होती है भाई। ट्री डायग्राम के वैसे आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्री डायग्राम क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ डायग्राम मेड टू सॉल्व वेरियस आउटकम्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ट्री डायग्राम एक स्पेशल डायग्राम होती है जिसमें आप डिफरेंट केसेस को यूज़ कर रहे होते हो। जैसे मैं यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन चले थे ना भाई, 2 डिजिट बता, अगर आपको मैं बोल दूँ भाई
कि दो दो केसेस दे दूँगा आपको कि इसके बाद इतनी बुक्स हैं, उसके बाद इतनी बुक्स हैं, मुझे बताओ इन दोनों में कितने ऑप्शंस बनेंगे। तो आपका डिफरेंट क्या नाम है, आपके पास वो आ जाते हैं, केसेस आ जाते हैं आपके पास कि आपको दोनों तरीक़ों से देखना पड़ता है। उस टाइप के लिए, उस चीज़ को ईज़ी करने के लिए आप ट्री डायग्राम यूज़ करते हो। जैसे कि फ़र्ज़ करें यहाँ मैंने क्वेश्चन है, फ़रहान हैज़ 3 बुक्स एंड हाशिर हैज़ 2 बुक्स। फ़रहान के पास 3 बुक्स हैं, हाशिर के पास 2 बुक्स हैं। इन हाउ मैनी वेज दे कैन एक्सचेंज अ बुक। कितने तरीक़ों से वो दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं बुक को। ये डायग्राम बनती है ऐसे। फ़रहान के पास 3 बुक्स थी, फ़रहान की पहली बुक, फ़रहान की दूसरी बुक, फ़रहान की तीसरी बुक। सही है। अब इन तीनों बुकों को अरेंज किससे करना है? हाशिर की 2 बुक्स से। तो आपने क्या करा, पहली अगर मैं फ़रहान की पहली बुक लूँ, उसको मुझे एक्सचेंज करना है हाशिर की बुक्स के साथ। मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस हैं, हाशिर की पहली बुक, हाशिर की दूसरी बुक। सही है। या फ़रहान की मैं दूसरी बुक को अरेंज करना चाहूँ तो मेरे पास कितने ऑप्शन है कि मैं हाशिर की बुक से करूँ? 2 ऑप्शन, हाशिर की पहली बुक, हाशिर की दूसरी बुक। उसी तरह फ़रहान की अगर मैं तीसरी बुक को अरेंज करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? हाशिर की पहली बुक, हाशिर की दूसरी बुक से अरेंज। क्या करना है आपने फिर? जिनको एक्सचेंज कर रहे हो, जिनको अरेंज कर रहे हो, उनको मल्टीप्लाई, सिंपल। तो यानी अगर फ़रहान की मैं पहली बुक को और हाशिर की पहली बुक को अरेंज करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। या फ़रहान की पहली बुक या हाशिर की दूसरी बुक, या आपस में मल्टीप्लाई हो गया। फ़रहान की दूसरी बुक, हाशिर की पहली बुक, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। फ़रहान की दूसरी बुक, हाशिर की दूसरी बुक, ये मल्टीप्लाई हो गया। फ़रहान की तीसरी बुक, हाशिर की बुक, ये एक और वो हो गया। फ़रहान की तीसरी बुक, हाशिर की दूसरी बुक, ये एक और ऑप्शन हो गया। अब कितने ऑप्शन हो गए? 6 ऑप्शन हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ट्री डायग्राम यूज़ होती है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं है इतने, लेकिन फिर भी। अब हम चलते हैं प्रूफ करने के ऊपर NPR को। अब वैसे तो इसका कोई इतना कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सिंपल फार्मूला, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल के। आप वही याद कर लो तो बताइए। वो तो, ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे उनमें से 3 को सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या बोलूँगा उसको? 5 में से 3 आ जाओ, 5p3, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया। सही है। NPR का मतलब, यानी इसका मतलब क्या होता है? यहाँ चलो, तो हम इसकी फ़र्स्ट सिलेक्शन करेंगे तो हमारे पास फ़र्स्ट सिलेक्शन के लिए हमारे पास 5 वेस होंगे, सेकंड सिलेक्शन के लिए 4, थर्ड सिलेक्शन जब हम कर रहे होंगे तो हमारे पास 3 वेस होंगे। क्यों? पहली सिलेक्शन करेंगे ना, 5 चीज़ों में से 3 को अरेंज करना है ना, 5 ऑब्जेक्ट्स से पहली सिलेक्शन कर रहे होंगे हम, किसी को भी 5 में से एक उठा लेंगे। एक उठा दिया तो हमारे पास कितने बचे? 4। दूसरा जब करेंगे तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तीसरा करेंगे तो 2 उठा लिए हमने ऑलरेडी, 3 बचे, तो तीसरे में 3 ऑप्शन। तो इनमें हो क्या रहा है? अगर आप देखें, पहली सिलेक्शन में 5 वेस थे, दूसरी सिलेक्शन में एक कम हो गया, 4 वेस हुए। फिर तीसरी सिलेक्शन में एक और कम हो गया, 3 वेस हो गए। सही है। उसी तरह अगर हम NPR को बोलें कि पहली सिलेक्शन n है तो सेकंड सिलेक्शन क्या होगी? अब मैं ये उसी बात कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको फैक्टोरियल में बढ़वाया था ना। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n इंटू n-1 n-2 और चलता रहेगा जब तक ये 1 नहीं हो जाता। तो उसी तरह सेकंड में n-1, थर्ड में n-2। अगर मैं r का मतलब क्या है कि मुझे n में से n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, उनमें से r तक सेलेक्ट करना है चीज़ों को। तो उसी तरह जब हम R सिलेक्शन करेंगे तो हमारे पास चीज़ हो जाएंगी n-r-1 तक। हम क्या करेंगे? NPR को हम खोलेंगे, NPR को हम खोलेंगे n-1 n-2 और जब तक R सिलेक्शन कर लेते हैं, यानी n-r+1 तक। फिर हम क्या करेंगे? तो यानी ये हमने पहली चीज़ प्रूफ कर दी कि NPR का मतलब होता है n-1 n-2 और n-r+1 तक। सही है।
एक सेकेंड आप वेट करेगा ज़रा। ओके, तो मैं आ गया हूँ वापसी। तो इसी तरह फिर हमने एन पी आर को एन फैक्टोरियल ओवर एन, ये आपको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस फार्मूला ध्यान रखना है। मैंने आपकी इतना आपको समझ में आएगा नहीं। तो एन पी आर को हम क्या कहेंगे, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। हमने एन पी आर को खोला, जैसे यहाँ हमने खोला हुआ था, तो ये एन पी आर इसके बराबर होगा। एन फैक्टोरियल क्या होता है, अब ये एन पी आर था, एन पी आर का मतलब है एन नंबर ऑफ थिंग्स है हमारे पास, में से आर को अरेंज करना है। अब एन का फैक्टोरियल अगर हम खोले तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू, उसमें एन माइनस आर प्लस वन भी आ जाएगा, फिर एन माइनस आर हो जाएगा, वो एन माइनस आर माइनस वन हो जाएगा, और चलता रहेगा जब तक 3 2 1 नहीं हो जाता। अब हम करेंगे क्या, अगर हमें आठ आठ टर्म्स तक चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी उसको हम डिवाइड कर देंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या है, हमें आई माइनस आर प्लस वन तक चाहिए थी, हमने क्या करा, एन माइनस आर प्लस वन तक चाहिए थी तो हमने एन माइनस आर का फैक्टोरियल ले लिया, यानी इस एन माइनस आर से लेके जितनी भी पिछली की सारी टर्म्स होंगी उसको डिवाइड में ले लिया ताकि वो कैंसिल हो जाए। हमने यही करा, ये सारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, ये चीज़ बची। एन फैक्टोरियल को हमने डिवाइड में लिया, तो एन फैक्टोरियल को यहाँ पे भी एन माइनस आर फैक्टोरियल को डिवाइड में लिया, यानी एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल बराबर होता है इस चीज़ की। और ये चीज़ थी क्या, एन पी आर थी ना, तो ये एन पी आर के बराबर होगी। जब भी एन पी आर का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल ओवर आई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम चलते हैं एक और पार्ट के ऊपर कि एन पी एन वन के बराबर क्यों होता है। एन पी एन, अब जो एन है इसके ऊपर वो नंबर ऑफ़ अवेलेबल थिंग्स हैं, और उसमें से हमें एन को ही अरेंज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे आसान तरीका वही था कि आपको, अगर आपके पास 5 चीज़ें हैं, पाँचों को अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 का फैक्टोरियल ले लेंगे, तो उसी तरह एन का फैक्टोरियल ले लेंगे। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मूला वाइज करें, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल आर क्या इसके अंदर एन, तो एन माइनस एन फैक्टोरियल क्या होगा, ज़ीरो। अब ज़ीरो फैक्टोरियल यहाँ पे ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। तो ज़ीरो फैक्टोरियल का वन होता है 1। तो जब यहाँ 1 हो जाएगा तो बचा क्या है, एन फैक्टोरियल। तो जब ही एन पी एन बराबर होता है एन फैक्टोरियल के। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि भाई पास पेपर से कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब वो बोलेगा हमें कुछ लेटर्स दे देगा हमें, जैसे हमें ये डॉटर दे दिया, उसमें से बोल रहा है कितनी, अरे हम कितने तरीक़ों से इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, यानी जितने ये लेटर्स हैं इनको कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। अब ये वही वाला केस है कि विदाउट कंडीशन, इसके अंदर उसने कोई कंडीशन नहीं दी कि इसको ये कर दो उसको कर दो, सिंपल उसने बोला इन सारे लेटर्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो हम सिंपल वही करेंगे कि जितने लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल ले लेंगे, 8 फैक्टोरियल। या एक और चीज़ हम कह सकते हैं, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 में से 8 आ जाओ और अरेंज हो जाओ, यानी 8p8। अब मैंने बताया कि एन पी एन का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल, तो 8p8 का मतलब क्या होगा, 8 फैक्टोरियल। तो इसी वजह से हमने, या तो आपकी मर्ज़ी, आप 8p8 लो, आप 8 फैक्टोरियल लो, एक ही बात है। अब हम चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के ऊपर, जैसे कि आते हैं, इन हाउ मैनी वेज 6 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। 6 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं, 5 बुक्स ऑफ बायोलॉजी हैं। वो कह रहा है उनको हम कितने तरीक़ों से प्लेस कर सकते हैं ऑन अ शेल्फ, एक शेल्फ के ऊपर, कि सारी बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट, यानी मैथ्स की बुक्स सारी एक साथ हों और बायोलॉजी की बुक्स सारी एक साथ हों। तो हम कितने तरीक़ों से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपने करना क्या होता है कि उसने बोला है ना कि अरेंज कैसे कर सकते हो, तो आपने एक बॉक्स बना लेना है, 2 बॉक्स बना लेने हैं, जिसके अंदर आप एक सारी मैथ्स की बुक्स रख दो, सही है।
और फिर आपने एक और बॉक्स बना लेना है उसकी, जिसके अंदर आप बायोलॉजी की सारी बुक्स रख दो। अब ये सारी बुक्स एक साथ होंगी ना, मैथ्स की सारी बुक्स एक साथ होंगी, बायोलॉजी की सारी बुक्स एक साथ होंगी, यानी मैथ्स वाली बायोलॉजी के अंदर नहीं आ सकती, बायोलॉजी वाली मैथ्स के अंदर नहीं आ सकती। और अब इन लोग को अरेंज करना है, यानी दो डब्बे हैं। अब मैं इन बायोलॉजी वाले को बाद में, मैथ्स वाले क्वेश्चन के बाद रख दूँ, या बायोलॉजी वाले डब्बे को पहले रख दूँ। दो तरीके हैं हमारे पास। हमने क्या करा, इसका 2 फैक्टोरियल ले लिया। और अब ये तो हमने पोजीशन ऑफ जो बॉक्सेस हैं, बॉक्स है जिसके अंदर मैथ्स की बुक्स और बायोलॉजी की बुक्स हैं उसको अरेंज करा। अंदर भी तो जो मैथ्स की बुक्स हैं वो भी तो अरेंज हो सकती हैं। ये वाली मैथ्स की बुक यहाँ आ जाए, ये वाली यहाँ आ जाए, तो उनको अरेंज कैसे करेंगे। तो हमारे पास कितनी बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 फैक्टोरियल लिया। बायोलॉजी की कितनी थी, 5, तो हमने 5 फैक्टोरियल लिया। इनको मल्टीप्लाई करा दिया, हमारे पास आंसर क्या आया, इतना आंसर आया। आप ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें आपको वो के कंडीशन दे के इसको टुगेदर रख दो। टुगेदर का मतलब होता ही है कि मेरे पास मैथ्स की बुक एक साथ हों, बायोलॉजी की बुक एक साथ हों, ना बायो मैथ्स वाली बायोलॉजी के अंदर आए, ना बायोलॉजी वाली मैथ्स के अंदर आए। तो आपने करा क्या, आपने एक डब्बा बना दिया कि मैथ्स वाली एक जगह हो जाए, बायोलॉजी वाली एक जगह हो जाए। और आपने उन डब्बों को अरेंज क्यों करा हमने, क्योंकि भाई अगर मैं 5 बायोलॉजी की बुक इस साइड रख दूँ, ये तो एक तरीका है। उसके बाद मैथ्स की बुक रख दूँ, या तो मैं बायोलॉजी वाली आखिर में भी तो रख सकता हूँ। मैंने जब भी 2 फैक्टोरियल लिया कि मेरे पास दो तरीके हैं। तो उसी तरह हमने अंदर भी जो डबल मैथ्स की आपस में जो बुक्स अरेंज हुई हैं वो भी तो आपस में अरेंज हो सकती हैं, तो उनके लिए हमने 6 फैक्टोरियल और उसके लिए 5 फैक्टोरियल करा। अब हम चलते हैं कुछ डेरिवेशन के क्वेश्चन के ऊपर। इसमें वो बोलेगा NP3 इज़ इक्वल टू 12 इंटू N/2 P3। वो बोलेगा n की वैल्यू बताओ। अभी देखने में बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन लग रहा है भाई कि क्या आ गया है NP3, n तो हमें पता नहीं है। तो हमने क्या करा, तो हमें यहाँ पे पता है NPR का मतलब क्या होता है। R का मतलब क्या होता है, जो हम NPR का फॉर्मूला लगाते थे उसके अंदर हम क्या करते थे, n फैक्टोरियल ओवर n - r फैक्टोरियल। एक सेकंड में चार्ज पे लगा दूँ। हाँ, तो आपसे शुरू करते हैं। तो NPR का मतलब क्या होता था, n फैक्टोरियल ओवर n - r फैक्टोरियल। सही है। जैसे कि यहाँ पे 5P3 है, तो हम लिखते कैसे थे इसको, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 3 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। अब हम क्या नाम है, ऊपर जितनी नीचे जितना फैक्टोरियल होता है उतना खोल देते ऊपर वाले का, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कट जाता था और जितने बचते थे उनको मल्टीप्लाई कर देते। अब एक चीज़ आप ये देखें कि यहाँ आर में 3 था, तो हमारे पास 3 टर्म्स खुली। उसी तरह NPR में जितने R होगा उतनी टर्म्स होंगी। यानी अगर 6P3 है तो 6 से पहले 3 टर्म्स खुलेंगी, यानी एक 6, 5 एंड 4। क्योंकि 3 फैक्टोरियल, जब मैं 3 फैक्टोरियल करूँगा, उससे और पीछे आके 3 फैक्टोरियल करूँगा, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो आखिर में 3 टर्म्स ही खुलेंगी। जितने R की वैल्यू होती है उतना N खुलता है, यानी N-1 N-2। सही है। तो अगर यहाँ पे NP3 है तो ये 3 टाइम्स खुलेगा, यानी N-1 N-2। फिर हमारे पास आया 12 मल्टीप्लाई बाय। अब इसमें कंफ्यूज नहीं है कि N/2 P3 आ गया है, तो हमने N तक हमने तो N पढ़ा है, तो N/2 P3 का मतलब भी वही है, N/2 से पहले 3 बार खुलेगा, यानी N/2 N/2 - 1 N/2 - 2। अब हमारा कुछ नहीं, सिर्फ हमें नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना। हमने पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराया, या n² - 2 n - n + 2।
फिर 12 इंटू, फिर इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराया हमने, हमारे पास ये आ गया n-2/2 n-4/2। मल्टीप्लाई नहीं कराया, सॉरी, इसको सिंप्लीफाई कराया हमने, हमारे पास ये आ गया। फिर हमने कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करा, -2n -n -3n हो गया, और यहाँ 12 बचा। और फिर हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराया, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई कराया, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कराया, तो डिनोमिनेटर में 8 आ गया, ऊपर ही आ गया। अब क्या करा, सिंप्लीफिकेशन, डिनोमिनेटर में 8 था, ये 12 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में सिंप्लीफाई हुआ, और 3/2 बचा। तो ये 2 वहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू का साइन था ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n हो गया, ये वैसे ही आ गया। यहाँ 3 था, n, इसको सिंप्लीफाई करा है, n² - 6n + 8 2, अब ये वैसे ही आ गया। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने मल्टीप्लाई कराया, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराया, हमने एक्सपेंड करा, अब ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व करी, वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता ही होगा। हमारे पास ये दो आंसर है, n-10 n-2, यानी n = 10 n = 2। अब आप बोल लोगे भाई मैंने रिजेक्ट क्यों कर दिया। मैंने सबसे पहले आपको एक फार्मूला में, जब NPR का फार्मूला पढ़ा रहा था, मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि n हमेशा r से ज़्यादा होगा। कॉमन सेंस है कि आपको जितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं और जितनी चीज़ें अरेंज करनी है, तो अवेलेबल जो चीज़ें होंगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अगर मैं आपको बोलूँ फ़र्ज़ करें और जो चीज़ें हैं और मुझे 3 को अरेंज करके दो, आप बोलोगे भाई क्या 2 चीज़ें, मैं 3 को कैसे अरेंज करूँ। तो इसी वजह से n हमेशा r से ज़्यादा होता है। तो यहाँ n2 आ रहा था, और r अगर आप यहाँ नोटिस करें दोनों जगह 3 था, यानी 2 हो ही नहीं सकता, 2 तो छोटा हो जाएगा r से, जब यहाँ पास फाइनल आंसर 10 आया। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आप कुछ करना नहीं होता, आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ खोलनी है, और फिर आपने नॉर्मल जो आप मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं अलजेब्रा वगैरह, वो आपने सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 9 फ्रूट्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन देयर आर 3 एप्पल्स, 2 आर ऑरेंजेस, 2 आर मैंगोज। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होता है आइडेंटिकल का। कि मैं, अब आप बोलेंगे भाई आइडेंटिकल क्या है भाई। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेम चीज़ें जिनको मैं अरेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास 3 लेटर हैं, ए और ए, मैं बोलूँ इनको तीन तरीक़ों से अरेंज करके बोलो, आप क्या करोगे। इस ए को पहले लिख दोगे, फिर इसको पहले लिख दो। आप बोलोगे बात तो एक ही ना, पता तो मुझे चलता है कौन सा ए पहले आया कौन सा बाद में आया, दोनों हैं तो तीनों ए ही ना। अब मैं जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं उनको आप करते क्या हो कि आज जैसे 3 चीज़ें थी, आपको 3 चीज़ों को अरेंज करना था, तो आप 3 फैक्टोरियल करते हो नॉर्मली, आप डिवाइड में भी 3 फैक्टोरियल कर देते हो। इससे आपको आइडेंटिकल चीज़ ख़त्म हो जाती है। जो आइडेंटिकल वाला फैक्टर आता है ना कि तीनों तरीक़ों से बात तो एक ही है, तो ये चीज़ उस तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो हमारे पास बचा गया 1 में, जो कि रियलिटी में एक ही तरीका है ना, अब 3 लेटर हो ए, उनको अरेंज करना हो, एक ही तरीके से आप अरेंज करोगे। इनकी आप पोजीशन अगर शिफ्ट भी कर दो तो बात तो एक ही चीज़ रहेगी ना, रहेंगे तो ए ही वो, पता थोड़ा ना चलेगा किस कौन सा वाला पहले था कौन सा वाला बाद में था। उसी तरह एप्पल हैं, सेब है आपके पास 3, अगर मैं 3 सेब को अलग अलग रख दूँ कि पोजीशन चेंज कर दूँ, आप ये तो नहीं बता सकते ना भाई अबे भाई इसमें से जो पहले रखा हुआ था वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हैं तो तीनों एप्पल्स ही। तो इस तरीके की चीज़ों को जब आप करते हो यूज़, तो अब आप उसने बोला क्या, टोटल आप क्या 9 फ्रूट्स है, तो बोला 9 के 9 फ्रूट्स को अरेंज करो, जिसमें से 3 एप्पल हैं, 2 ऑरेंज हैं और 2 मैंगोस हैं। यानी उसने बोला है केस तो वही है कि सारी चीज़ों को हमने अरेंज करना है, n चीज़ों को अरेंज करना था, हमने करा क्या 9 फैक्टोरियल कर दिया। अब जितनी चीज़ें सेम होती हैं उनको डिवीज़न में लिखते हैं फैक्टोरियल को, यानी 3 एप्पल सेम
3 फैक्टोरियल, 2 एप्पल सेम, 2 ऑरेंजेस सेम, 2 फैक्टोरियल, 2 मैंगो सेम, 2 फैक्टोरियल। और आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास आंसर है 15120। अब इसका एक और तरीका जो आपको क्वेश्चंस में लिख के देगा वो इस तरीके से लिख के देगा, ये यानी ब्रैकेट के फॉर्म में लिख के देगा। जो ऊपर होगा वो हमारे पास न्यूमरेटर होगा फैक्टोरियल का, और जो नीचे होंगे वो आइडेंटिकल चीज़ें होंगी, 3 2 2, यानी ये आइडेंटिकल चीज़ें, यानी कोई 3 सेम चीज़ होंगी, 2 सेम चीज़ होंगी, 2 सेम चीज़ होंगी, वो डिनोमिनेटर में आएंगे। सही है, ये एक तरीके का क्वेश्चन था। अब वो बोल रहा है मेरे पास ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 3 2 1, इसके अंदर भी आपके पास आइडेंटिकल चीज़ आ गई। 1 ये रहा, 1 ये रहा, है तो 1 ही। आप 1 को कितने जितने तरीके से भी अरेंज कर दो रहेगा तो 1 ही। और उसने 2 भी दिया, यहाँ पे भी 2 दिया, उसने 3 दिया, यहाँ पे भी 3 दिया। हमारे पास 3 ऐसे चीज़ें हैं जो कि उनके आइडेंटिकल हैं। अब उसने बोला है अरेंज करो कि इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, इवन डिजिट्स इवन प्लेसेस पर ही आए। 6 नंबर्स को, सॉरी 7 नंबर्स को अगर आप अरेंज कर रहे हो तो इनमें से जो इवन डिजिट होंगे वो इवन जगह पर ही आए। यानी अगर मैं 7 नंबर के बॉक्सेस बनाऊँ, अगर ये मेरा पहला नंबर है, दूसरा क्या है, दूसरी पोजीशन, यानी दूसरी पोजीशन जो कि इवन पोजीशन है, सेकंड इवन होता है ना, 2 इवन होता है, तो इस पोजीशन पे जो नंबर आएंगे वो इवन नंबर्स ही आ सकते हैं। यानी इनमें 2 इवन नंबर कौन कौन थे, 2 4 और 2 ही आ सकते हैं इनमें। और सेम फॉर क्या नाम है 4th पोजीशन एंड सेम फॉर 6th पोजीशन। तो आपने क्या करा, जब आप पहली पोजीशन फिल कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने 3 फैक्टोरियल क्यों करा, या आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो कि आप 3p3 यानी 3 पोजीशन जो थी इवन की, 1 2 3, इन 3 पोजीशन में तीनों इवन नंबर आ जाओ। सही है, आपका 3 इवन नंबर थे यानी 3 ऑप्शन थे, तीनों इवन नंबर आ जाओ। लेकिन 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 उनमें से हमारे पास 2 इवन नंबर सेम थे आइडेंटिकल, तो हमने डिवाइड में 2 फैक्टोरियल कर दिया। ये बात आप याद रखें कि जितने आपके पास आइडेंटिकल चीज़ होंगी वो हमेशा डिवीजन में आएंगी, चाहे वो सब में अरेंज हो रही हो, चाहे वो दोनों आपस में अरेंज हो रही हो। फिर हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा। हमारे पास कितने नंबर बच गए, 3 हट गए, 7 में से 3 हट गए, ये 3 तो अरेंज हो गए, यानी हमारे पास 4 नंबर बचे, 4 पोजीशन बची, तो 4 में से 4 आ जाओ। अब जो बचे हैं नंबर उनमें कौन कौन से थे, 3 जो कि ऑड है, ये भी 3, ये 1 जो कि ऑड है, ये भी 1। यानी हमारे पास 3 के, एक 3 की आइडेंटिकल थी, एक 1 की आइडेंटिकल थी, हमने दोनों के फैक्टोरियल लिख दिया, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 3 के 2 ऑप्शन से हमारे पास 3 2 बार था ना, तो हमने 2 फैक्टोरियल 3 के लिए लिखा, 2 फैक्टोरियल 1 के लिए लिखा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास 18 वेस आए। सही है, यानी आप दूसरा तरीका इससे कर सकते हैं कि आप ये कर लें, पहला ऑप्शन जब आप फिल कर रहे होंगे हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन, तीनों में से कोई सा भी एक आ जाए। अब फर्स्ट करो यहाँ से 2 निकल गया तो आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 2। और दूसरा फिल कर होंगे तो 2 ऑप्शन, तो 3 इंटू 2, फिर आखिरी वाले में 1 ऑप्शन, यानी आप फैक्टोरियल ले लो उनका, यानी 3 का फैक्टोरियल ले लो, जितने नंबर आप कर रहे हो उनका फैक्टोरियल ले लो। डिवाइड में क्या करोगे, 2 2 बार था तो आपने डिवाइड में 2 फैक्टोरियल कर दिया। सेम फॉर ऑड्स, ये करने में 4 नंबर हमारे पास बचे थे, चारों को अरेंज करना है तो चारों को 4 बॉक्सेस में अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल करा। डिवाइड में आपके पास 3 के 2 नंबर थे, 1 के 2 नंबर थे, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 वेस आ गए। अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है। अ कॉइन इज टॉस्ड 9 टाइम्स रिपीटेडली, एक कॉइन को वो टॉस कर रहा है 9 टाइम्स। इन हाउ मैनी वेज वी गेट 5 हेड्स एंड 4 टेल्स। अगर मैं एक चीज़ को 9 बार, उसने बता दिया है कि 5 हेड्स आने हैं, 4 टेल्स आने हैं, लेकिन वो किस पोजीशन पे आ सकते हैं, यानी उसने 9 बार टॉस करा है, पहले हेड आ सकता है, दूसरी में टेल आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, दूसरी में फिर हेड आ सकता है, तीसरी में टेल आ सकता है। तो इस तरीके से
बन सकती है आपके पास। तो आपने क्या करा, 9 टाइम्स टॉस करा है ना उसने, तो 9 की अरेंजमेंट अगर हम करें तो 9 फैक्टोरियल। अब हेड्स जो आएगा, हेड्स आएगा तो वो हेड्स ही है ना, यानी वो हेड्स पहली दाम पे आए, तीसरी दाम पे आए, पांचवी दाम पे आए, 90 दाम पे आए, है तो रहेगा तो हेड। तो ये भी एक आइडेंटिकल चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो हमने क्या करा, 5 फैक्टोरियल हेड्स के लिए, 4 फैक्टोरियल टेल्स के लिए कर दिया। हमारे पास ये आ गया हमारा आंसर। यानी वो अरेंजमेंट करा रहा था कि 9 टाइम्स अगर वो टॉस कर रहा है, 9, यानी हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं, उसमें से हमारे पास 5 हेड आने हैं, 4 टेल्स आने हैं, उसकी अरेंजमेंट करनी है हमने। तो 9 फैक्टोरियल कर दिया। लेकिन उसमें से जब भी हेड्स आएगा, वो रहेगा तो हेड्स ही रहेगा, तो आइडेंटिकल चीज़ ही, तो हमने उसको फैक्टोरियल नीचे डिवीजन में फैक्टोरियल में लिखा। अब आ जाओ, इस सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है। सर्कुलर परम्यूटेशन का जब भी आपके पास सवाल आए, सर यानी वो ज़्यादातर सवाल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आते हैं कि राउंड टेबल एक टेबल होगी, उसमें आप कितने तरीक़ों से बंदे बिठा सकते हो। तो हमेशा आप याद रखिएगा, इसका सिंपल फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। जितने आपके पास ऑप्शन होंगे, उसका एक कम का फैक्टोरियल आपके पास ऑप्शन होंगे। यानी अगर 5 बंदे हैं तो 5-1 का फैक्टोरियल हमारे पास आंसर होगा, यानी 4 फैक्टोरियल, 24 वेज। कब ये करना है, जब इस सर्कुलर के क्वेश्चंस आए, सर्कल कोई भी उसने बोल दिया कि सर्कल चीज़ है, उसमें बिठाना है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास रिंग, नेकलेस और गार्डन टाइप का, जिसके अंदर वो बोले एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम है। उस टाइप के क्वेश्चंस में आपका जो हमारा क्या नाम है फॉर्मूला होगा, उस रहेगा सेम, बस डिवीजन में 2 आ जाएगा। जैसे कि वो यहाँ बोल रहा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 10 कीज कैन बी अरेंज इन अ रिंग। अब उसने रिंग का वर्ड यूज़ करा है। आपने कुछ नहीं करना, 10-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 करा, 9 फैक्टोरियल ओवर 2, 1814440 आ गया। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी फाउंड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स मैथमेटिक्स। ये भी अब आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है गया। 1 मिनट, अजान हो रही है।
तो अज़ान हो गई है, अब हम शुरू करते हैं। उसने बोला है कि मैथमेटिक्स के वर्ड लेटर्स हैं, उसको कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। जब भी आपको बोले कि हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ, जब भी आपको बोले ना ऑल द लेटर्स, या जब भी सारी चीज़ों को, जितने भी उसने एन दिया हुआ है उन सबको अरेंज करना है, तो जितना एन होगा मैंने आपको बताया था उसका फैक्टोरियल लेना है। अब आप इसमें एक चीज़ देखें कि इसमें एम 2 बार था, ए 2 बार था, टी 2 बार था, यानी हमारे पास वही आइडेंटिकल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो हमने करना कुछ नहीं है, 2 फैक्टोरियल एम के ले लिया डिवीजन में, 2 फैक्टोरियल ए के ले लिया, 2 फैक्टोरियल टी के ले लिया और सॉल्व कर दिया। हमारे पास ये बेस आ गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है उसी टाइप का, वर्ड है एसेंशियल। उसमें 2 बार ई कॉमन आ रहा है, 2 बार एस कॉमन आ रहा है, और बाकी एन टी आई ए एल। अब ये कितने लेटर्स से, 9 लेटर्स से, और सारों को अरेंज करना है, यानी 9 एन का फैक्टोरियल ले लिया, एन 9 का फैक्टोरियल ले लिया, 2 फैक्टोरियल डी के लिए, 2 फैक्टोरियल एस के लिए डिवीजन में। अब सही है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हाउ मैनी वेज कैन 2 बुक्स ऑफ इंग्लिश, 3 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड 4 फिजिक्स बुक्स कैन बी अरेंज ऑन अ शेल्फ सो दैट्स द बुक्स ऑफ। ये वही टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराया कि 2 इंग्लिश की बुक्स हैं, 3 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 4 फिजिक्स की बुक हैं, सबको अरेंज करना है इस तरह के इंग्लिश की बुक एक साथ हो, केमिस्ट्री की बुक एक साथ हो, फिजिक्स की बुक एक साथ हो। यानी आपने 3 डब्बे बना लिए, एक में इंग्लिश को रखा, एक में केमिस्ट्री की बुक्स को, एक में फिजिक्स की बुक को। अब आप इन 3 डब्बों को अरेंज करो आपस में। 3 डब्बे हैं, 3 तरीक़ों से कैसे अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल। अब अंदर जितनी बुक्स हैं उनको अरेंज करो, यानी 2 फैक्टोरियल, केमिस्ट्री के लिए 3 फैक्टोरियल, फिजिक्स के लिए 4 फैक्टोरियल। आंसर आ गया हमारे पास। आपने देखा है मैंने कैसे करा। जितनी बुक्स को, जितनी टाइप्स ऑफ बुक्स को अरेंज करना है, ये हमेशा उन टुगेदर के लिए अप्लाई होगा कि इंग्लिश के लिए इंग्लिश की बुक्स को एक साथ रखा, केमिस्ट्री की बुक्स को एक साथ रखना है, फिजिक्स की बुक्स को एक साथ रखना है। तो आप 3 बॉक्सेस बना लो और आप इन बॉक्सेस को अरेंज करो, यानी इस बॉक्स को कहीं पहले ले आओ, कभी इसको आखिरी में ले आओ, कभी इसको सेकंड पे ले आओ, इसको आखिरी में ले आओ। तो इस तरीके से आप 3 फैक्टोरियल कर दो तो हमारे पास आपके बॉक्सेस अरेंज हो जाएंगे। फिर उसके अंदर बुक्स को जो अरेंज, जाहिर सी बात है ये बुक यहाँ दूसरे नंबर भी तो आ सकती है, ये वाली पहले नंबर पे भी आ सकती है। तो इन बुक्स को अरेंज करने के लिए आप इनकी फैक्टोरियल ले लो, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल, तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा परम्यूटेशन का जो हमारा टॉपिक है वो एंड हो जाता है। इसके अंदर मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इंशाल्लाह जब आप पास पेपर करेंगे, पास पेपर के भी क्वेश्चन करा दिए इसके अंदर, और जो एक्सरसाइजेस के कॉमन क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने करा दिए। तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने वही करना है जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि सारी एग्जांपल्स को आपने नोट डाउन करना है, समझना है एक बार, और फिर आपने क्वेश्चंस शुरू करना अपने ओन पे शुरू करें। कुछ समझ नहीं आया तो आप ये लेक्चर में से देखें, इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके पास, तब यही केसेस सारे होंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी। सही है, तो आपने ये करना है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे एंड देन प्रोबेबिलिटी। अल्लाह हाफिज़।